प्रियंका इन सेंटर। यस यस यस। तो हाउसफुल है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारे कैमरास बहुत अच्छे हैं, उनसे भी रिकॉर्ड करिए और प्लीज टेक योर सीट्स। जहां जिसको बैठने की जगह मिल रही है वो बैठ जाए, नहीं तो पीछे खड़े हो जाएं कैमरा से। और ये जो सेशन है इसका इंतजार है पूरे देश को, क्योंकि इस सेशन में देश की राजनीति पर बात होगी। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं, उनका अभिनंदन है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उबाटा की नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी अभिनंदन है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। इस देश में बहुत से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी जरूरी है और इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है सियासत जो है वो बहुत गर्म है, क्योंकि उसमें धर्म संकट भी है, टैरिफ वाला धर्म संकट भी है, वक्फ वाला धर्म संकट भी है और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बुलडोज करना चाहती है, उसका धर्म संकट भी है। तो शुरुआत प्रियंका जी से करते हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी, सवाल आपसे है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक है या ठीक ठाक दिखाने का प्रयास हो रहा है? आप मुझे बताइए अमीश जी, आपको सब ठीक ठाक लग रहा है कि अभी 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, जबकि पूरी दुनिया भर में पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए से बढ़ा दिया गया रातों रात, उस समय पर जब जनता को राहत की सांस मिलनी चाहिए थी? क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर सिंगापुर के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, देश विदेशों के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, वो जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि टैरिफ जो यूएस टैरिफ इम्पोज हुआ है वो किस तरीके से हमारे ट्रेड पे प्रभाव डाल सकता है। जनता को कॉन्फिडेंस में लिए हैं, नहीं लिए हैं? क्या हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने एक भी बार पार्लियामेंट में टैरिफ्स के बारे में बात की है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बल्कि कॉमर्स मिनिस्टर को स्टार्टअप इंडस्ट्री को एनकरेज करने की बजाय महाकुंभ में जाकर कहते हैं क्या जिंदगी भर दुकानदार बने रहोगे, चाइना को देखिए। अरे चाइना जैसा आप सपोर्ट भी तो करिए, पॉलिसी से सपोर्ट करिए, फंडिंग से सपोर्ट करिए। आज देश के 80 लाख लोग राशन पे निर्भर हैं, रोजगार कहाँ है? तो मैं मानती हूं कि मेरे देश में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा चलना चाहिए, पर हमारी जो प्राथमिकता है, जनता से जुड़ी हुई प्राथमिकता है, उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जिस दिन यूएस के टैरिफ रोल आउट हुए थे उस दिन रात के 3 बजे तक हम लोग पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे थे वक्फ अमेंडमेंट को लेकर। मैं उम्मीद कर रही थी कि कुछ हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से हमने इस कदम उठाए हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है, क्या वहां के ट्रेड सेक्रेटरी से बात हुई है और कैसे हमें राहत मिलेगी, पर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो बस यही है कि पटरी पे लाने के लिए वो डिरेलमेंट जो होता रहता है ना, उसको काबू में लाना जरूरी है। तो सुधांशु जी, विपक्ष के अनुसार तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपका वक्फ पे ज्यादा ध्यान है, टैरिफ पे कम है। क्या आपको लगता है कि ये आपका भी सियासी धर्म संकट है? क्योंकि मैं ऑपोजिशन जो बात बोलती है उसको कोट कर रहा हूं कि बीजेपी मुद्दों को इसलिए भटकाती है कि उनको पॉलिटिकल फायदा हो सके। देखिए, यहीं पे समझ में आता है कि विपक्ष की सोच और समझ क्या है। टैरिफ को लेके पूरी दुनिया में किसी को समझाने की जरूरत है कि क्यों हो रहा है? मैं चैलेंज करके पूछता हूं दुनिया के एक स्टॉक एक्सचेंज बताइए जिसमें क्रैश ना हुआ हो पिछले 48 से 72 घंटे में। चाहे जापान का निकेई हो, चाहे हांगकांग का हैंगसेंग हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे ड्यूटिश मार्क हो, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज हो, न्यूयॉर्क का डाउ जोन्स हो, हमारा 3.4% गिरा है। आपको पता है हैंगसेंग तो 13.5% गिरा है, 15% तक जापान का गिरा है। और अकेले अमेरिका में $7 ट्रिलियन डूबा है, 420 लाख करोड़। भारत में 17 लाख करोड़ रुपए। भाई, इसके बाद भी किसी को लगे कि समझाने की जरूरत है। मजे की बात यह है कि वो पार्टी कहे जिसके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं, विदेश घूम घूम के खूब भारत के बारे में प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर क्या। इसके लिए कहा जाता है अमित जी, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। तो ना समझ को कैसे समझाया जा सकता है? अब रही बात इसकी, तो ना समझ कौन है? अब मैं एक सीरियस बात बता दूं। देखिए, टैरिफ्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाने का निर्णय लिया। सिर्फ भारत पे नहीं, सारा दोष ये लोग मोदी जी की गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 60 देशों पे लिया है। और चाइना को तो अभी थ्रेटन किया है 50% लगाएंगे। हमारा उनके सामानों पे टैरिफ है 52%,
उन्होंने 26% लगाया। दो चीजों में हम चाह रहे थे कि हमें छूट मिल जाए, एक फार्मास्यूटिकल और एक एग्रीकल्चर। फार्मास्यूटिकल में उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, जो भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अगर आपने कल का ही डिटेल पढ़ा हो तो ये आएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ रेट 8.4% है। सबसे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, $9.8 बिलियन अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं, इसको एक लाइन में बता, टैरिफ पे क्यों नहीं? होता क्या है कि दुनिया में जलजला आ गया है, ठीक, मगर उसके बाद भी अगर अपना जहाज हिल भी रहा है ना, कहेंगे जहाज के कैप्टन की गलती है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए, वो मत देखो भाई, वो पलट गए तो क्या हुआ, वो सुनामी आ गई है समुद्र में, मत देखो, देखो हमारा जहाज क्यों हिल रहा है, कैप्टन दोषी है। इस मानसिकता से जब चलेंगे तो देश में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। और जहां तक इसकी बात कहूं, जहां तक वक्फ की बात है, तो ये ईमानदारी से एक प्रयास है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर, 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में कहीं? एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है? कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो छोड़ो, अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3,000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं। 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। अब आप उसके बाद समझ लीजिए कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ देने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समझने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ ये बता दें गरीब मुसलमानों के लिए किया क्या है। इमरान मसूद, प्रधानमंत्री भी राइजिंग भारत के मंच पे थे और प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने बोला कि वक्फ से जुड़े बिल का संसद में पास होना सामाजिक न्याय की दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम है। लेकिन ये डिबेट जो डिबेट है, मूल रूप से विपक्ष जो है वो अपीजमेंट की कर रहा है, विपक्ष तुष्टीकरण करना चाहता है। ये प्रधानमंत्री का कहना था कल इसी मंच से। देखिए, अभी आपने 2-3 मुद्दों पर बात की, मैं केवल क्योंकि बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, इतना जरूर कहूंगा कि राहुल जी ने जब उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की बात की थी, तो उस उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की बात इसलिए राहुल गांधी कर रहे थे कि जो अमेरिका का टैरिफ बढ़ाने की टैरिफ वाला हो रहा है और उससे हम परेशान हो रहे हैं, उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है कि हमें दूसरे के ऊपर निर्भरता कम से कम होनी चाहिए जी। और मुझे नहीं पता, ये जो टैक्स आपने बताया कि मेडिकल की जो दवाइयों के ऊपर कुछ छूट मिलने का था, मैं चूंकि मैंने जानकारी पढ़ा नहीं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, हो सकता है आप सच हो, लेकिन आपको तो बोलने में महारत है, इसलिए मैं 100% कुछ नहीं कह सकता कि वो उसमें क्या है क्या नहीं। कोई भी चेक कर सकता है जाके, नेट पे जाके। 5 जून तक है, फिर उसके बाद भी लागू किया जाएगा, सो डोंट भ्रमित मत करिए। एक्सेप्ट कर लिया कि अभी है तो 5 जून के, देखिए 5 जून में कौन सा वक्त है? पूरी कर ले अपनी बात। दूसरी चीज, जब आपने वक्फ की बात, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कोट किया जी, वक्फ की बात की, और प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए, उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं ना जी जी। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे। मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, जहां से कंप्यूटर पर बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है। लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। और ये कौन सा आंकड़ा आया, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता है। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, लेकिन जब आप जेपीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है। आप सुप्रीम कोर्ट में बोल कर आए हो और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है, हमारे
किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्फ तो किया नहीं, किसी ने वक्फ नहीं किया इतना। हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली हैं। 1906 डेट किस लिए कोट कर रहा हूं कि 1906 के पर बाद ये तो देश की संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। प्रयागराज में जहां यही- महाकुंभ हो रहा था देखिए- उसको भी देखिए, वक्फ पे का बोल दिया। मुझे अब बोलने का मौका दीजिए। जी जी 20 सेकंड। जब पार्लियामेंट में आप बोलते हो, पार्लियामेंट में आप बोलते हो कि पार्लियामेंट भी वक्फ करना, मैं नहीं बोलता, क्लेम किया हाँ, गया। क्लेम किया। एक मिनट, बदरुद्दीन अजमल ने क्लेम एक मिनट। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान इस्लामिक वो थोड़े ही हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे? बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है। 1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी जिसका बार बार पार्लियामेंट में बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी ये 4 ही हैं जो अंग्रेजों से झगड़े के बाद 1913 के अंदर वक्फ को दी गई। ठीक है, ये वही प्रियंका भी बोलने, फिर उसके बाद सुधांशु जी आप एक साथ आंसर दीजिएगा। असल में आपने इतना वाइड क्वेश्चन था, उसे बहुत शॉर्ट में हो नहीं रहा मुझसे। पूरा अगर कर लेने बाकी टाइम मैं आपको, बाकी टाइम आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन इसे पूरा हो हाँ बिल्कुल। तो ये जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, आप इसमें मुझे ये मेरे पास कानून रखा हुआ है, इसमें एक जगह बता दिए पसमंदा मुसलमानों के लिए कुछ करने का किया हो। महिलाओं को दो महिलाओं को इन्होंने मेंबर बनाने की बात करी। 2 महिलाएं पहले भी मेंबर बनती थी, पहले भी वक्फ बोर्ड डिमांड की। एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड की इतनी भारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम भिखारी क्यों हैं? वक्फ बोर्ड की हैसियत क्यों है कि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दे पाता, जबकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसके प्रबंधन का काम होना चाहिए था या इसको खुर्द-बुर्द करने का काम होना चाहिए। आपने तो इस कानून के अंदर कर दिया कि अब आपको सजा भी नहीं मिलेगी। अब यह गैर जमानती अपराध होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी कब्जा ले। और एक सेकंड, बस खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड। और दूसरी बात, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा करके कर दिया कि आप एडवर्स पोजीशन में चले जाइए, यानी जितने कब्जा धारक हैं वो सब मालिक बन जाएंगे। तो आपने बचाने की बात नहीं की, आपने तो खुर्द-बुर्द करने की बात कर दी। ठीक है प्रियंका, क्या आपको लगता है वक्फ को लेकर आपकी पार्टी को भी पॉलिटिकली कॉर्नर किया जा रहा है? महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना शिंदे गुट है वो बहुत सी बातें बोल रहा है, बहुत सी संज्ञा दे रहा है आपकी पार्टी को। एनी कमेंट? सबसे पहले तो मैं नहीं, क्योंकि मैं वो कमेंट करूंगी, पर उससे पहले मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो फार्मा इंडस्ट्री को भी बाहर रखा है और एग्रीकल्चर को बाहर रखा है, वो टेम्पररी सोल्यूशन है, कोई फुल वो नहीं है मेजर जो लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे भी आएंगे सूनर और लेटर, एंड आई थिंक 5 जून तक उन्होंने कहा वो डिसीजन ले लेंगे। रही बात, मैंने तो स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं की थी। स्टॉक मार्केट कम्स क्रैशिंग डाउन, वो तो ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। मैंने कहीं एक बार स्टॉक मार्केट की बात नहीं की। मैंने कहा हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे प्रभाव पड़ेगा, इसके आपको टेंशन होनी चाहिए। आपको जनता को क्या, आप अगर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे कि क्या क्या बात हुई, आप पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी खिसकाकर प्राइम मिनिस्टर को बिठाया। बढ़िया बात है, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नवाजी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो क्या हमारे लिए, देशवासियों के लिए क्या आउटकम है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या आउटकम है? मेरा सवाल ये था। अनफॉर्चुनेटली ही लिमिटेड इट टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ये सूट करता है ये एजेंडा करना। अब रही बात वक्फ को लेकर, जहां तक हमारा मानना है, आज अगर हिंदू टेंपल ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू बैठेगा, हम सबसे आगे आकर उसके खिलाफ बात करेंगे। अगर आप केदारनाथ ट्रस्ट देखें या आप अभी राम ट्रस्ट जो बना है, राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डीएम अयोध्या का मुसलमान होता है तो वो एडिशनल डीएम को वो चार्ज दे दिया जाएगा। आई मीन नॉन हिंदू होता है, आई डू नॉट वांट टू रिड्यूस इट टू जस्ट मुस्लिम्स। नॉन हिंदू अगर कोई होता है तो वो एडिशनल डीएम को दिया जाएगा। तो अगर हमने ये प्रावधान अपने लिए बनाए हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब वक्फ में मैनेजमेंट सिर्फ मॉस्क का नहीं होता है, ग्रेवयार्ड्स का भी होता है, रिलीजियस साइट्स का भी होता है, सब इट्स अ वेरी एनकम्पसिंग थिंग। तो हमारी कुछ ये था, हम बहुत क्लियर हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था। ये खुद वो मान रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था, कि कुछ लोग बैठकर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते थे और वक्फ को जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे, तो रिफॉर्म होना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं है।
पर जो अमेंडमेंट्स जेपीसी के माध्यम से रखे गए, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनके आपने कर लिए, जो हमारी तरफ से आ रहे थे कि ये अमेंडमेंट भी अगर आप कर लोगे तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो टोटली रिजेक्ट कर दिए गए। अमेंडमेंट आपने नहीं माने और आपकी पार्टियों आपके इस बिल को जिन जिन आपके सहयोगियों ने सपोर्ट करा उन पे भी भारी पड़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, कुछ इस्तीफे आए रालोद से, कुछ इस्तीफे आए जनता दल यूनाइटेड से, उसकी मैं बात कर रहा हूं। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो प्रियंका जी तो मुंबई से हैं। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर दुनिया में डाउनफॉल आएगा तो एक्सपोर्ट में कमी आएगी। एक्सपोर्ट की कमी का बिल्कुल लॉजिकल रीजन मैंने बताया है कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में, बल्कि अगर आप जेपी मॉर्गन एंड चेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ें तो वो तो कहती है अमेरिकन इकोनॉमी में 60% चांस है रिसेशन आने का, क्योंकि वहां भी एकदम से प्राइसेस आगे बढ़े हैं। तो जब दुनिया की इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा ही होगा, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो राहुल गांधी के प्रभाव से बचने का प्रयास करें जो इस तरह की चीजों में आते हैं। राहुल गांधी के आप खूब पीछे पड़े रहते हैं। दूसरी मैं बताना इस बार चाहता हूं। 99 ले आए हैं। देखिए वक्त पे एक टेक्निकल बात बता, मैंने बोला इस बार राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, इस बार 99 ले आए हैं वो। अरे राहुल गांधी जी तो किसी से पीछे, अपनी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े। गुजरात में कहते हैं आधे हमारे हैं आधे बीजेपी के, हमारी पार्टी के अंदर क्या क्या बताया जाए, छोड़िए वो बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए वक्त में बहुत क्लियर है, मंदिरों की, मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वक्फ का उससे कोई मतलब नहीं है। केवल जो लैंड का मामला है वो मैनेजमेंट का विषय है, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं। इमरान मसूद कुछ काउंटर पॉइंट नहीं, अभी सुन ले पूरी बात। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट, क्लियर कट पढ़ लीजिएगा। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 का मतलब इसमें नहीं है। अब सुनिए 1993 केरला हाईकोर्ट का जजमेंट, जिसमें कहा मुतव्वली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में 64 में कहा गया है। तो बहुत साफ बात है, इट्स लाइक कि जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है मदरसे, अब आप कहेंगे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमारी उसका होना चाहिए। भाई दिस इज लाइक अ माइनॉरिटी कमीशन, तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं होगा, हमेशा मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, तो इनकी वो एक सिख भी हो सकता है। ये उस मानसिकता से है कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम होता था, इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है। और एक बात मैं कह दूं, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था, जिस ढंग के प्रोविजंस यहां हैं दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री में वक्त में नहीं है, ना सऊदी अरब में जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ना टर्की में जो खिलाफत की सीट रही है, और ना आईएसआईएस वाले इलाके वाले इसमें सीरिया और इराक में, इसलिए, और ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने बोला था, कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, और इतना प्याज खाता है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई साहब ऐसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं आप? मैं एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक बोध गया एक्ट है 1949 का, उसमें 1950 में संविधान आया। बुद्धिस्ट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोध गया को लेकर कि वो उसमें नॉन बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट कम है। टेम्पल किसका है? बुद्धिस्ट का है। वो इनसे मांग कर रहे हैं उसको भी बदलाव करिए, नहीं उसको बदलाव नहीं होगा। अभी हाल ही में आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें आर्टिकल स्ट्रेट, चलिए वक्फ की लैंड ज्यादा है या चर्चेस के पास, क्रिश्चियंस के पास लैंड ज्यादा है, यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है। और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं। पोर्ट किसको गया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको गया? अडानी को। लैंड किसको गया? अडानी को। अभी ये जो क्रिश्चियन लैंड होगी अभी उस पर भी विवाद शुरू होगा। फिर आएंगे आप लोग माइनॉरिटी के हकदार बनकर के हम ही रिफॉर्म्स लाएंगे। तो कहां तक ये लड़ाई चलेगी? यही मेरा एक सवाल है। क्या शिवसेना में एक सवाल, क्या शिवसेना उबाटा इस वक्त में जो प्रावधान बीजेपी की और एनडीए की सरकार लेके आई है उसके खिलाफ है? हमारे, अगर मैं क्लॉज बाय क्लॉज जाऊंगी मैं आपको सब बता दूंगी। पर मैं एक मिनट, मैंने कहा शिवसेना यूबीटी कैन यू प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट? हाँ, सो डोंट इंटरप्ट। जी, हम लोग बिल्कुल रिफॉर्म के साथ है, रिफॉर्म होना चाहिए, पर रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो एक पूरे वर्ग को आगे लेकर बढ़े। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट जी। रही बात जो मैंने आपको बताया कि नॉन हिंदू अगर कोई डीएम बनता है तो वो उस टेम्पल ट्रस्ट में नहीं आ सकता है। ऐसे ही आप नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं
एक मुसलमान के मन में शंका होगी कि क्या आप अपने लोगों को भरने का काम करें। एक मिनट जी। हमने दूसरा हमारा था कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। हाँ, वो टीडीपी ने भी कहा, वो जेडीयू ने भी कहा, हाँ हम मानते हैं उसमें अमेंडमेंट हुआ। ये भी अमेंडमेंट हमने कहा कि जो वक्फ लैंड होगी बाय राइटिंग होगी, ओरली कोई वक्फ लैंड डोनेट नहीं कर सकता है, वो भी उसमें लागू किया गया। तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उन्होंने हमारी ये बात भी सुन ली होती तो मैं मानती हूँ कि हाँ, ये वक्फ रिफॉर्म शायद कांग्रेस ठीक है, पार्टी ने भी आप उनकी बात welcome नहीं किया सुन होता। रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा। इमरान मैं मसूद जवाब मैं आपकी देना बता चाहता रहा हूं। हूँ। देखिए 20 बात सेकंड यह सुधांशु है जी, 20 30 सेकंड। सेकंड में इमरान केवल मसूद मुस्लिम जी। समाज का मामला होता तो कोई बात नहीं थी। आप कह रहे हैं क्यों चर्च में मुनम्मम में क्रिश्चियंस की लैंड को क्लेम किया है कि नहीं? यमुनानगर के गुरुद्वारे को क्लेम किया है कि नहीं? तमिलनाडु के तिरुचिंदरी मंदिर को क्लेम किया है कि नहीं? तो फिर आप ये कहिए हम सिर्फ मुस्लिम लैंड को क्लेम करेंगे। ओके, क्लेम तो हम सबको करेंगे। और वैसे मुझे एक चीज जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था फिर बोल दूं, अभी प्रियंका जी बोली, इनके तो नेता 2015 में बोल चुके हैं कि मुसलमानों की नागरिकता भी ले लेनी चाहिए। यस, 2015 सामना में संजय राउत जी का स्टेटमेंट है। और सुनिए, और दूसरी तरफ संजय राउत को आज कोट इस कर रहे हैं वो। गठबंधन में वो शामिल हैं, वो मुस्लिम लीग जिसने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टेड मांगे। कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पेज नंबर आपके साथ 270 में सरकार पढ़ चला रहे थे ले। वो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ओके, एक मेरा पुराना मसूद- पूरी जी, बात कर, जी। एक लाइन बस सुनिए सर। पुराना एक गीत था ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मैं कहना चाहता हूं, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। ओके, जवाब इमरान मसूद की बारी है अभी। देखिए मसूद साहब, अभी एंड अनइंटरप्टेड। अभी सुधांशु भाई ने बात कही और बहुत सारे मुल्कों के उन्होंने उदाहरण दिए। बस यही आप अपनी बात के अंदर अपना आप ही अपनी मेरी बात कह गए। वक्फ कोई संस्था नहीं है कि सिर्फ संस्था की बात है। वक्फ मुसलमान का एक फरीजा है जो हर मुसलमान के ऊपर लागू होता है। और जितने मुस्लिम ममालिक आपने गिनवाए, उन तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर इस्लामिक लॉज हैं और उसके अंदर वो वक्फ के हिसाब से चलने का काम करते हैं। और वक्फ हमारा धार्मिक कृत्य है। बस इतनी बात समझाने की तो बात है जो बात प्रियंका जी ने कही कि आप तमाम जगहों पर काशी विश्वनाथ के अंदर, मैंने एक बहुत छोटा सा बुनियादी सवाल पूछ लिया था अपने एक साथी से, जवाब नहीं दे पाए थे और दे भी नहीं पाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ हिंदू रिचुअल्स के बारे में पूछेंगे, सनातन रिचुअल्स के बारे में, मैं सुपरफिशियली आपको सब बता सकता हूं। लेकिन अगर ज्यादा गहराई में जाकर के आप मुझसे बात करेंगे तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर आपके सुपरफिशियली कुछ मैं पूछूं, आप बता देंगे इस्लाम के बारे में, लेकिन गहराई की तरह साथ नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपका मुसलमान मसूद साहब, पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। 2013 में जो कांग्रेस की सरकार ने एक्ट पास किया था, क्या वो संविधान से ऊपर नहीं था, जिसके अंदर ओवर रीच थी वक्फ की? नहीं, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, कहीं नहीं थी। ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया। आप मुझे बताइए, 16-17 ट्रिब्यूनल हैं, क्या तमाम ट्रिब्यूनल के फैसलों को रिव्यू नहीं किया जाता हाई कोर्ट से? ठीक इसी तरह से तमाम वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला, उसका भी रिव्यू हाई कोर्ट से हो सकता था। आपने कह दिया कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? आपने कहा कि वक्फ कहीं भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। अरे वक्फ अगर इतना बड़ा पावरफुल था तो हम तो रोज पार्लियामेंट में जरा सा वक्त मिलता है, किसी कोने में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, तो पार्लियामेंट भी वक्फ हो जाती। क्या नहीं हो सकता? जब तक वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ करने वाला है, जो वाकिफ है, जब तक वो उसका 100% ओनर ना हो, उस पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तब तक वो वक्फ नहीं की जा सकती। आप तीनों पार्लियामेंटियंस हैं, मैं आप तीनों के भाषणों में से कुछ कोट करूंगा और मैं मैं एक चीज कहना चाहूंगा। क्यों कहा? मैं शुरुआत कर लेता हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊंगा। इमरान मसूद, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। इमरान मसूद, आपने बोला कि इस देश में मुसलमानों का गला घोटा जा रहा है, यह आपका बयान था। गलत क्या? नहीं, आपने बयान दिया कि इस देश में मुसलमानों को 2वे दर्जे का सिटीजन बनाया जा रहा है और गला घोटा जा रहा है, क्यों कहा? मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि आपका मुसलमान, बयान मैं अब वही बोल रहा हूं ना जी। मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान घर में रहे तो दंगाई घुस करके निकालें बाहर, और बाहर निकले तो पुलिस छाती पर गोली मारे। क्या हुआ संभल में? पहले सर्वे के लिए गए, कुछ नहीं हुआ। फिर 250-300 का टोला गया, मस्जिद में जाकर के नारेबाजी हुई, लोग आए, हंगामा हुआ, और उसके बाद 5 लोगों के गोली लगी और सीधे छाती पर गोली लगी, और जिनके गोली लगी उन्हीं के लोग जेल चले गए। अच्छा, वो संभल वाली मस्जिद एएसआई के संरक्षण में थी और एएसआई वहीं नहीं जा सकती थी? आप मुझे एक बात बताइए, एएसआई का अजीब कानून है। एएसआई का जन्म हुआ 1871 में जी, और उसका प्रबंधन शुरू हुआ 1904 में, और एएसआई प्रोटेक्टिव मूवमेंट जितने भी हैं उन सबकी मालिक एएसआई हो गई। सुधांशु त्रिवेदी, उन सबकी मालिक एएसआई हो गई। जिसमें मस्जिद, एक सेकंड, जी। मस्जिद बनाई मेरे पूर्वजों ने नमाज के लिए, अब एएसआई तय करेगी कि हम नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें।
एएसआई तय करेगी कि हम कहीं वजू खाना बनाए, वजू करें कि ना करें। मैं एक लास्ट के अंदर दूसरा सवाल भी लूंगा, लेकिन अभी हमारे पास काफी समय है। मैं सुधांशु त्रिवेदी, आपने सदन में एक बात बोली जिसपे दिग्विजय सिंह को ऑब्जेक्शन हुआ, देश के गृह मंत्री खड़े हुए। आपने बोला कि इस देश के मुसलमान को कभी इशरत जहां से जोड़ा गया तो कभी किसी और के साथ जोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि आप भी, मैं मतलब आपसे मेरा तारुफ भारतीय जनता पार्टी से, मुसलमानों को एक जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज करना चाहते हैं? यह आरोप है, मार्जिनलाइज करना चाहते मैं हैं। एक बात मेरा कहना पूरा चाहता जवाब हूं। नहीं होने दिया, लेकिन साहब जी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको पूरा कर लीजिए। आपने गला घोटने 2 ही सवाल किए थे ना। जी जी जी, गला घोटा जा रहा है। ये सवाल नहीं, आपने बोला था हाँ, उसी को गला quote किया घोटा, गला घोटा जा रहा है, तो ये आपको बता दिया। मुसलमान को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आप हालात ये देख लीजिए कि जो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो लगातार पिछले 10 साल के अंदर नीचे जा रही है। उसके फंड्स आपने रोक दिए, उसके 2 सेंटर बंद होने के कगार पर आ गए। अच्छा खासा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको क्यों तबाह करना चाह रहे हैं? यही प्रश्न है मेरा। उसको क्यों तबाह करना चाह रहे हैं? ये तो पहले भी बोल आप चुके तीनों थे। से निवेदन है, या संक्षेप पहले भी। में। अब मैं जवाब सुधांशु देना जी। चाहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था, जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी, मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया, मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वेश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, चूंकि वक्फ एक मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो इसका गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही तो आज बोल रहे हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कराया। 1913 से 2013 तक इनकी किस वाकफियत ही नहीं बदली। और मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको, सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी हिंदुओं में, वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमान 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है? हाईएस्ट एजुकेशन में पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये, जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, 1-2 सिख रियासतें छोड़ दे, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए, ये उल जलूल मामला क्या है? 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कहती मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्फ में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है। एक तरफ कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से बुरी स्थिति है, और दूसरी तरफ ऐड होते जा रहे हैं। और सर आंकड़ा तो ऑन उस पे बोला। सर आप तो सदन में हैं, आपको विशेषाधिकार हनन ले आना चाहिए मंत्री के खिलाफ, अगर आपको आपत्ति है तो लाइए साहब। सुधांशु जी, हाउस पे दिया गया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जो था मैं उस पर आता हूं, लेकिन प्रियंका पहले बोले। एक लाइन बोल दूं इस पे। प्रियंका जी, देखिए मुसलमानों के बारे में समस्या क्या है कि आज के जमाने में लोगों को मुस्लिमों की जो लियाकत थी उसके बारे में भी नहीं पता है। एक दौर था जब मुसलमान दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती थी। बैतुल हिकमत का नाम आपने बगदाद का सोचा होगा, दैट वाज अ सेंटर ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि शुश्रुत संहिता का सबसे पहले अनुवाद अल शुश्रुत ने कराया था अरबिक में। आपको पता है कि ये मैंने जो पार्लियामेंट में ही बोला था कि जो पहले हिंदी न्यूमेरल्स वहां पे गए, जिसलिए अरबी में इनको हिंदसा कहते हैं, उससे सबसे पहले अल जब्र ने ट्रांसलेट किया, उससे अलजेब्रा बना। फिर अल ख्वारिज्म ने जो ट्रांसलेशन किया, जो मैथमेटिक्स दी, एल्गोरिथम वर्ड वहीं से आया है।
कोलंबस ने जिस नक्शे को लेकर पूरी दुनिया की तरफ में चला था, वो बनाने वाला भी मुसलमान था, एक अली इदरीसी। उसके बाद साहब इनका एल्गोरिथम ऐसा बदला कि 700-800 साल में सुधांशु जी, पैदा हुआ। सिर्फ प्रियंका जी को आने दीजिए। मगर अब्दुल कलाम के साथ नहीं, औरंगजेब के साथ जाके खड़े हो ओके प्रियंका, हमारे पास बड़ी लर्नेड ऑडियंस भी हैं, वारिस पठान साहब बैठे हैं, आनंद रंगनाथन बैठे हैं। ओके बोलिए प्रियंका जी। मैं इनकी तरह आवाज रेज करके अपना पॉइंट नहीं रख सकती हूँ कि आप आवाज रेज कर दीजिए कि कोई दूसरा ना बोल पाए। मैं बस एक ही चीज कहूंगी, अभी मैं जब उनको सुन रही थी और इतना पैशनेटली मुसलमानों के अधिकारों के लिए बोल रहे थे, तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना ही याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। तो आज ये मॉडर्न डे जिन्ना कौन बनकर बैठे हैं, आज इनकी भाषा से बहुत स्पष्ट हो गया है। जहां बता रहे हैं अरे देखिए हम लोग क्या थे, हमें क्या कर दिया, तो ये इनका आप कह रहे हैं मॉडर्न डे जिन्ना है? बिल्कुल, जो उस दिन अमित शाह जी ने भी कहा, जिस औरंगजेब की कब्र में मरसिया पढ़ाने वाले को राज्यसभा आप भेजेंगे। के लिए करते हैं, हम मुसलमानों के लिए करते हैं, हम मुसलमानों के लिए करते हैं, ऐसे ही नहीं। अरे मैंने तो बताया मुसलमानों में क्या था और कहां से कहां पहुंचा। अमित शाह आपने मेरा सुना ही नहीं। अब मैंने कट प्रोवाइड करिए। क्या नहीं कोट किया हमने, अपना तो बोला ही नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर अब्दुल कलाम। अमित शाह के लिए बोल रहे हैं। जब इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, तो सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है, लॉजिक की आवाज कम हो जाती है। तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा आजकल। बोलिए प्रियंका जी। आपको समय कम मिला है शायद मुसलमानों के नहीं प्लीज ना, मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा था, किस तरीके से वो प्रताड़ित थे, किस तरीके से वो गरीब किए जा रहे थे, सब किया। बेचारा सुधांशु जी ने उनका हक रखा है, और सुधांशु जी की वही मैंने बस यही रिपीट किया। अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि हम ही मुसलमानों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हैरानी नहीं होती जब बीजेपी ये बात बोले कि हम मुसलमानों का तो कर रहे मुझे हैं? तो ऐसे ही साउंड कर रहा था कि जिन्ना ने कहा मुझे एक सेपरेट कंट्री चाहिए क्योंकि आप मुसलमानों के लिए हक नहीं दे रहे हैं, वही ये काम कर रहे हैं। सुधांशु द्विवेदी, अब ऐसा बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों के लिए हम कर रहे हैं, अब कई लोग कह रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए करना चाह रही है। एक नया टर्म आएगा, मुसलमान हृदय सम्राट, मुसलमान हृदय सम्राट। जी। अभी मुझे सुधांशु भाई ने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, चूंकि जानकारी इनको है, इन्होंने पूरा इतिहास का ज्ञान किया। लेकिन इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया जिन्ना का, वो तो हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर जिन्ना ने ये गुनाह ना किया होता तो आज इस हालत में हम आप धमका ना रहे होते। हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जिन्ना है, और जिन्ना आपका साथी था, हमारा साथी नहीं था। औरंगजेब एक मिनट सर, औरंगजेब मत, अभी एक मिनट सर। जिन्ना आपका साथी था, हमारा नहीं। जिन्ना के साथ सरकारें आपने चलाई, हमने नहीं। जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गलत। अरे गलत कोट करिए, नाम कोट करिए, कौन था वो? प्रजा कृषक पार्टी फजलुल हक की थी 1941 में। ऐसी बात 46 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए। एक मिनट। अरे गलत, अब बहुत जोर से बोल देंगे तो आप कैसे? अरे कोई चेक कर ले जाके भाई। सिंध में किसके साथ सरकार, अरे सिंध में किसके साथ सरकार चला रहे थे? फ्रंटियर में किसके साथ सरकार चला रहे थे? दो राष्ट्र नीति का पहले बयान किसने जारी किया? फ्रंटियर में कांग्रेस जीती थी 1946 में। अरे आप उसके साथ सरकार चला रहे थे। दिक्कत क्या है सुधांशु भाई? आप इतनी तेजी के साथ बोलते हो कि आपकी बोलने वाली महारत हमारे पे आती नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्ना आपका साथी था। इनकी आलोचना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? नहीं, जिन्ना आपका साथी था, हमारा तो जिन्ना ने बेड़ा गर्क किया है। अगर जिन्ना की बात ना मानता मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस वक्त मान लेता मुसलमान, तो हिंदुस्तान के अंदर ये हालत ना होती जो आप हालत हो गई है। हमारी दोयम दर्जे की स्थिति आपने पूरे देश के अंदर कर दी। किसने करी है दोयम दर्जे की स्थिति? सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये है जिसकी पार्टी का हुकूमत रही 67 साल। ओके, नहीं सच्चे देखिए, अरे ये आप लोगों ने 10 साल हो गए, आपने 10 साल से जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दे दिया वक्त के अंदर, और आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर एक जगह अमल बता दीजिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो बिहार में सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हमें सौगात के अंदर शिक्षा चाहिए, सौगात में रोजगार चाहिए, सौगात में मोहब्बत चाहिए, सौगात के अंदर हमें आपकी छवैया नहीं चाहिए। मेरा पॉइंट है, देखिए व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूं ये बात, देखिए इस देश में देश के मुसलमानों को पहले बाबर में उलझा के रखा, उससे पहले जिन्ना में उलझा के रखा, फिर औरंगजेब में उलझा के रखा जा रहा है। मेरा निवेदन सुधांशु जी देखिए, इस देश में विकास की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, विपक्ष भी चाहता है विकास हो। टैरिफ की एक बहुत बड़ी वॉर दुनिया में छिड़ी हुई है। इस समय देश के अंदर चाहिए कि कहीं ना कहीं एकजुटता रहे,
प्रधानमंत्री एक लाइन बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, वो एक है तो सेफ है, क्या ग्राउंड पर दिखेगा? ये मैं एक बड़ा बिल्कुल point है। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट करता हूं। जी, दो जी। कॉन्टेक्स्ट हैं, एक 3 या 6 जनवरी 1948 को कलकत्ता में दिया गया सरदार पटेल का स्टेटमेंट, एनीबडी कैन गो एंड चेक। दूसरा 28 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की तो बोला, अब जो मैं इमरान मसूद साहब को जानकारी हो या ना हो, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम इलेक्ट्रोट थे उसमें से 73 में 64 मुस्लिम लीग ने जीती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 में 30, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 28 में 28, और 95% मुसलमानों ने वोट किया था मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए। यही तो कह रहा और हूं जिन्ना मैं भी। चुनकर पूरी बात सर, अब मैंने शांति सुनी, और जिन्ना कोई रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर से, ढाका, चिटगांव से चुन के नहीं गया था, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गया था। 95% मुस्लिमों के वोट से क्या मुंबई के 95% लोग चले गए? इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है। ये सरदार पटेल का बयान है 48 जनवरी कलकत्ता में। मैं नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर जब जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ो और अब ये सोचो कि देश के साथ आगे कैसे चल सकते हैं। मगर इस सेकुलर पॉलिटिक्स ने पीछे से जोड़ के रखा। ये आजादी के बाद बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों सड़कें बनाई गई? ये राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन क्यों बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं ना, किसने पीछे से जोड़ के रखा? वही जो बता रहे हैं, आज एआई के दौर में औरंगजेब के साथ खड़े हो जाते हैं प्रियंका, और दलगत भावना से ऊपर उठ के खड़े हो जाते प्रियंका जी, हैं। और ये मैं- सोचने का, एक लाइन में सोचने का विचार है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राणा सांगा के साथ नहीं खड़ा होता है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन वक्फ की लैंड के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राम मंदिर ओके, की प्रियंका, छोटी सी लैंड के प्रियंका। साथ हिंदू नेता नहीं खड़ा रहता। मैं अब इंडिया अलायंस में भी आऊंगा। नहीं, ओके, नहीं, this डिस्कशन is- पूरा चेंज हो रहा है। ओके, नहीं, बोलिए। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा। तो 1 सेकंड मोदी प्लीज, जी डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी होंगे 2047 में, 57 में, 87 में, 97 में, जो भी आपको बोलना है करिए। हैप्पी? आर यू हैप्पी? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? ओके, यू आर हैप्पी? देखिए 2047 में मोदी जी हमारे यहाँ हो ना हो, मगर इनके नेता इन्हीं की परिवार के होंगे। ये पार्टी अलग है। ओके, प्रियंका, देन आई कम टू इंडिया अलायंस। ओके, जी। ऐसा है, आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है, तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं, जी। और कितने पारसी घर हैं? भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहाँ पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना, कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाली जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है, क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है, जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट्स बनकर गए थे यूएस में, और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो। मेरे बस एक ही मांग है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूं, और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनके जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है, ये बहुत गलत है। ओके, मैं देखिए मैं एक बात कहूं, जी, जी। लगता है प्रियंका जी को ना अपने राज्य का पता। 80 करोड़, 80 करोड़। सुनिए 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी, अपने गठबंधन के। पीएचडी इस्लामिक आप लॉ बोल के रहे हैं, थी, मैं नहीं बोल रहा इस्लामिक था। स्टडीज के हैं, इस्लामिक मैं रिलीजन के दूसरा हैं, बोल आप रहा सबके नहीं, PhD इस्लामिक हैं। रिलीजन। मैं हमको पूरी कुछ बात- ना जानकर भी हम सबको राज्यसभा अपना में अपना हैं, धर्म और मुबारक हम हो। अपना पक्ष रख क्या सकते हैं। तरीका है? मैं तो बीच में नहीं नहीं, बोल रहा जैसे था। आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, चलिए, क्या अब ये आप कुछ टोक नहीं लीजिए। जानती है? हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको ना, कोई- सुन लीजिए, किसी आपको आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, दर्शकों को मुझे समझ में आ नहीं, जाएगा। आपसे अबू मुझे आदमी आपसे कहाँ नहीं का है? सुनना महाराष्ट्र है। विधानसभा का वो मुझे आपसे औरंगजेब का सुनना इशू नहीं लाया, है। फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी, ये किस पार्टी के हैं? राशिद अलवी लाए, किस पार्टी के हैं? इमरान प्रतापगढ़ी किस पार्टी के हैं? गलत MIM क्यों किस लगा रहे पार्टी हो? के हैं? और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया? वो रामजी लाल सुमन किस पार्टी के हैं?
अरे भैया अपनी मैं इंडिया- पार्टी का अरे पता, अब एक मिनट, का पता, अब एक मिनट, गठबंधन बाकी का पता। पॉलिटिक्स एक पर मिनट, बताओ, एक मिनट। मुझे गठबंधन का पता हो या ना हो, मुझे अपनी पार्टी का ये- पता हो यही या लोग ना लेके पता आ हो, रहे हैं। पर मुझे ये जरूर कारण पता क्या है है? कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक अच्छा, मिनट बात हमारा एक मिनट। बताइए जिसने विषय शुरू किया हो। अच्छा, बताइए, एक बात चैलेंज करता बताइए। हूं, अगर आपको पता है चैलेंज अच्छा, करता हूं, मुझे भी बताइए। आने देंगे सब आप शुरू तीनों? आपके लोगों ने किया। अब मुझे भी आने देंगे आप तीनों आप और तीनों वैसे, एक सेकंड सुधांशु जी, इंडिया आप इंडिया बोलते अलायंस पे आता हूँ, फिर हैं। रैपिड फायर राउंड है। सुधांशु अच्छा जी ये इतना बताइए बोलते हैं कि नंबर ही नहीं इमरान लेते। भाई ऑल सेट देखिए आप तीनों बहुत अपनी पार्टी के उम्दा स्पीकर हैं और तीनों को मैं अरसे से जानता हूं। इमरान मसूद, ये देखिए अब थोड़ी राजनीति की भी बात हो जानी चाहिए। ये सब जो चल रहा है, हम राइजिंग भारत के मंच पर है। एक बात बताइए, अब ये 27 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। अब आपने तो इतना बड़ा बयान दे दिया है, अब बताइए क्या होगा? समाजवादी पार्टी के साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आदित्य ठाकरे ने तो महाराष्ट्र में बोला था, समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ अलायंस का काम किया है। आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? सपा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, ये देखिए, ये फैसला तो पार्टी का होगा कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना, मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी के आधार को बढ़ाने की बात करूं, अपनी पार्टी के संगठन को बनाने का इंडिया बात ब्लॉक करूं। एकजुट है कि नहीं है? 100% आपको दिखाई नहीं दिया कि दिल्ली में पार्लियामेंट दिखाई दिया? एक मिनट, पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं जो मुसलमान मेंबर थे, लेकिन वक्फ के मामले के अंदर 232 वोट पार्लियामेंट में पड़े। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, हमें भाईजान बहुत तेज तेज बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि जिन्ना आपके आदर्श होंगे, मेरे आदर्श तो थे नहीं ना, हैं। क्योंकि जिन्ना को आपके हम आदर्श सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं अपनी इस हालत का, बदतर हालत का, जो आपने हमारी कर दी है। मैं इंडिया अलायंस और में आ रहा दस- हूं। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये फैसला तो पार्टी का होगा। अभी कि क्या हम लोग माहौल है? जाएंगे। अभी देखिए, क्या हम लोग मूड है? अपने संगठन की बात करें, रखिए ना, कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज रखिए। अभी राइजिंग भारत की बात कर रहे थे हम लोग, और हम लोग देश की, हम लोग देश- प्रियंका जी से पूछ लीजिए, ये एक्सपीरियंस करके आए हैं समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर, सलाह अच्छी देंगी? नहीं, देखिए ये, बिल्कुल दूंगी और खुले दिल से दूंगी, क्योंकि मैं देश के साथ हूँ। जी जी जी। देखिए वैसे- हम लोग कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन क्या लड़ेगा, राजनीतिक परिस्थितियों पर दिल्ली में हमने एक चीज एकजुटता मैं कह देखी। दूंगा, शायद ज्यादा हो केजरीवाल जाएगा, जी को अगर मैं एकजुटता बोलना नहीं के चाह रहा। कारण निपटना पड़ गया। अरविंद केजरीवाल जी को एकजुटता के कारण निपटना पड़ गया। दिल्ली में हमने देखा। प्रियंका अब एक बात कह दूं, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं बोल ही देता और हूं। बिल्कुल मत जिस रुकिए, दिन तक इस मंच पे बिल्कुल मत जिस दिन रुकिए। तक भारतीय जनता पार्टी को हराने की कसम सारे इकट्ठे होकर खाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। अच्छा, खाते रहेंगे तो नहीं हारेगी? बिल्कुल। तो कैसे करें फिर, हराएं कैसे? ये फॉर्मूला तो बताइए महाराज, बताइए फॉर्मूला। देश सुन रहा है आपको। देखिए, मैंने आपको बता दिया, कैसे? जब कसम भारतीय नहीं खाएंगे तब हार जाएंगे। नहीं, हमें अपने जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। हमें भाजपा को हराने का क्यों लक्ष्य रखना है? हम अपने जीतने की बात करें। आज दिक्कत क्या है, देश के अंदर भाजपा ने ऐसा नैरेटिव बना दिया, हर आदमी भाजपा को हराने की बात कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे हराने से हमें क्या होगा? हमें अपने जीतने की बात करें, कि हम बदलाव लाने की बात करें। तो राहुल हम जी को negative क्यों समझाइए ना। करेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में कहीं भाजपा ही आ गए हैं। नहीं, गलत पे रास्ते अभी पे उन्होंने लगे। बोला स्लीपर सेल है हमारे यहाँ राहुल पर। गांधी ने विचारधारा के लिए बोला है, राहुल स्लीपर गांधी ने नहीं, बोला है उन्होंने कि बोला ना विचारधारा उन्होंने के बोला साथ- स्लीपर सेल है हमारी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में एक स्लीपर सेल है, राहुल जी ने बोला। नहीं, अमीश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। जी। जितने अधिकार से आप कहते हैं राहुल गांधी जी को बोलिए, आप क्या इतने मोदी जी अधिकार के से लिए बोल नरेंद्र पाएंगे? मोदी जी के लिए आप बोल पाएंगे? क्या बोल पाएंगे आप मोदी जी के लिए? मोदी जी से सवाल पूछ सकते हैं नहीं, हम? नहीं, नहीं। बिल्कुल, आपने देखिए पूछा है। बिल्कुल हम पूछ सकते हैं। ऐसे बयान कभी मोदी जी के सुनाई पड़ते हैं? जैसे मोदी जी मेरी अगर बोले पार्टी कि में बीजेपी आधे में लोग स्लीपर उसमें- सेल है तो जरूर 15 पूछेंगे। लाख खाते में तो मोदी जी ला रहे थे। एक सेकेंड, अमीश जी, मैंने कभी भी कोई भी पत्रकार से ये सवाल नहीं पूछा मोदी जी से पूछते हुए कि मोदी जी, आपका मतलब क्या था जब आपने कहा कि आपके मंगलसूत्र खींचकर ले लिए जाएंगे? किसी ने पूछा है? मैंने नहीं सुना। हो सकता है मैं मिस कर रही उसके हूं। लिए जिसने कोई कश्मीर इंटरव्यू में- देखा उसे समझ में आना मैं चाहिए। एक इंटरव्यू कश्मीर 1990 सबको समझ में आना। इंटरव्यू मैंने कोई देखा है। जिस अधिकार से भी आपने कहा कि आदित्य जी से पूछिए या राहुल जी से पूछिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, उतने ही अधिकार से आप लोग, और मैं यही अपेक्षा करती हूँ अपनी मीडिया से कि हम राइजिंग भारत की जब बात करते हैं 2047 में हमारी मीडिया का क्या हाल होगा, इसके बारे में कभी आपने बहुत सोचा है? अच्छी बात कही प्रियंका Thank जी। you. प्रियंका जी के लिए ताली बजाइए। प्रियंका जी ने बोला कि ये सवाल आप मोदी जी से पूछ सकते हैं। हाँ, मोदी जी से पूछ सकते हैं क्योंकि वो इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन राहुल जी ने तो कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया। पूछे कैसे? जिस दिन देंगे तो उनसे भी पूछेंगे। ये भी आप बात गलत कर रहे हैं साहब। 84 इंटरव्यूज नरेंद्र मोदी के। एक मिनट, अमीश जी, आदित्य ठाकरे ऑल्सो गेव इंटरव्यू। अमीश जी, उद्धव ठाकरे जी ने, राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू अमीश नहीं जी, आपने दिया। एक बहुत अच्छी चीज कही। अमीश जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर
इंटरव्यूज देते हैं, वेरी इम्प्रेस्ड अमीश जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। पर हमारे जर्नलिस्ट ने किसी ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी इसका क्या मतलब है जब आप कहते हो सोने की मंगलसूत्र खींच लेते हैं? अच्छा नहीं, एक मिनट, अच्छा सुनिए, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन 47 में लिखा गया। ये कितने जर्नलिस्टों ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन 47 में नहीं लिखा गया मेरे भाई? और सुनिए, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हजारों साल पहले का है। तो भाई ऐसा अद्भुत ज्ञान जो राहुल गांधी जी के पास है, वो कहते जिसको तुम देख रहे हो वो राहुल गांधी वो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है ऐसा ज्ञान और आप उसके बारे में क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री कह रहे थे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं? क्या बात आप बोल रहे हैं? देखिए अब कांग्रेस का आप व्यक्तिगत अभी आपने इतना सवाल पूछा, व्यक्तिगत इन्हीं के चैनल पे कहा था हमारी मैं किसी काम से आया हूँ, कोई अवतार। अरे सुनिए, ऐसी बात कर आपने पूछा सपा और कांग्रेस साथ रहेंगे या नहीं, ये जानते क्या सवाल? इसके बारे में आप बोलेंगे? इसके बारे में भी आप इस पे सिर्फ एक लाइन बोलेंगे। मैं पूछूंगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमारे तो वो हमेशा साथ थे, 95 से बीच में थोड़े समय के लिए अलग हुए तो हमारे साथ रहेंगे। मगर इनके साथ जानते क्या स्थिति है? लोकसभा में साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में अलग हो गए, फिर वक्त पे साथ आ गए, फिर अलग हो गए। इनके लिए एक लाइन है सपा और कांग्रेस के रिलेशन के लिए कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या होगा। ओके ओके ओके, रैपिड फायर राउंड है, एक सवाल, दो सवाल हैं। सबसे पहले इमरान मसूद साहब आपसे, कौन बेहतर पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? चूज वन। आप कैसी बात कर रहे हैं? नौकरी खतरे में डाल नहीं, अब मैं डबल माइक लगाऊंगा। मुझे आप एक बात सरिए, आप पूछेंगे दे रैपिड फायर राउंड का मतलब होता है ना एक लाइन में जवाब। अरे एक लाइन में जवाब भाई। नहीं, आप राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं पूछ दूंगा। ओके ओके, अब मुझे मौका दीजिए। इमरान मसूद, अगला सवाल आपसे, वक्फ संशोधित कानून मानना सही है या गलत? क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? मानना सही और गलत तो एक अलग विषय है। मानना जब कानून, देखिए कानून अगर बन गया और हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से भी इस पे मोहर लग जाती तो मानना पड़ेगा। ठीक है, देश कानून से चलता है, देश हमारे बात से नहीं चलता है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, विपक्ष का बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या उद्धव ठाकरे? चूज वन। महाराष्ट्र के लिए तो उद्धव ठाकरे जी हैं, और देश के लिए? मेरे लिए तो एज माय पार्टी लीडर उद्धव ठाकरे जी हैं। आई एम वेरी क्लियर। देश के लिए देश के लिए भी अगर उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छा मॉडल दिया तो देश का भी एक अच्छा मॉडल ही प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और किसकी विचारधारा आपकी विचारधारा के, यानी आपकी पार्टी की विचारधारा के ज्यादा करीब है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी की, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करूंगी, जिनका मैं वही कंप्लीट कर लूं, कंप्लीट तो कर लूं, एक्साइटेड मत होइए जी। के दिल में राम, हाथ में काम, आपको किससे क्लोजेस्ट है वो आप समझ लीजिए जी। सुधांशु त्रिवेदी, वक्त झांकी है, आगे क्या बाकी है? वक्त आने पर बता। मैं हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री है। आपने पूछा, सवाल हमसे क्यों है? सुनिए, इसलिए कि आपके यहाँ अभी हसरतें हैं होने की, हमारे यहाँ ऑलरेडी है, इसलिए अंतर है। अब पूछ लिया, आपने पूछ लिया, आपने पूछा। सुनिए, अब आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए मोदी जी और अमित शाह में कौन है? हमारे यहाँ तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किंतु परंतु नहीं है। आप क्या हसरतें लिए हुए 1 दर्जन लोग खड़े हुए हैं इंडी गठबंधन में। अरे ठीक है, मेरे ही भाग से छीका फूट जाए। जी जी, आपका सवाल, अगला सवाल, आपने सवाल क्या किया था? अगला सवाल और आखिरी सवाल, आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव बेहतर हैं या राहुल गांधी बेहतर है? आपकी राय के अंदर एक को चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अखिलेश यादव, चूंकि कम से कम कुंभ में स्नान करने तो गए, धन्यवाद। गए नहीं स्नान। ओके, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे तीनों सांसदों का। बहुत अच्छी चर्चा रही और तीनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका जी, इमरान मसूद जी, अभिनंदन आपका।